हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ सीबीएसई क्लास 10th। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि हम वीडियो के एंड में आपसे एक मोटिवेशनल कोड भी ज़रूर शेयर करेंगे और वीडियो के साथ में क्वेश्चंस की क्या क्या सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और गाइस, आप इसका पहला पार्ट देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसका प्रीवियस पार्ट और बाकी चैप्टर्स के भी सारे पार्ट्स वहाँ से देख सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। गाइस, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके बिहाइंड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं। गाइस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरह से स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं। a1x प्लस b1x प्लस c1x इज इक्वल टू 0। फाइन। सपोज एक हमारे पास इक्वेशन ये है और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है a2x प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। सो गाइज, अगर जो हमारे पास ये कांस्टेंट है a1, a2, b1, b2, c1 and c2, these are constant terms and x and y are variables. फाइन। तो अगर हम a1 और a2 की रेशियो लें, b1 और b2 की रेशियो लें, c1 और c2 की रेशियो लें और उनको कंपेयर करें तो हमारे पास 3 टाइप के रिजल्ट्स आएंगे। सपोज अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 की रेशियो आ जाती है b1 अपॉन b2 की रेशियो के नॉट इक्वल्स। फर्दर ये अगर c1 अपॉन c2 के भी इक्वल नहीं है, फाइन, तो इस केस में हमारी लाइंस कैसे बनेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस केस में हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं। फाइन। और अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 की रेशो b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाए बट ये c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो, इसमें हमारे पास आती है पैरेलल लाइंस। और अगर हमारी ये रेशो तीनों इक्वल हो तो उस केस में हमारे पास आती है को लीनियर लाइंस। फाइन। अब जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी किया था, इस टाइप से हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही थी। तो इस केस में हमारे पास सिर्फ वन सॉल्यूशन आता है ग्राफिकली। फाइन। और अगर हमारे पास इस टाइप से पैरेलल लाइंस आए तो गाइस हमारे पास सॉल्यूशन तभी आता है जब हमारी लाइंस कहीं पे मीट करें। बट इस केस में ये लाइंस तो पैरेलल चली जा रही है। अब जैसे हमारा कोई बोर्ड भी होता है उसके भी जो एजेस होते हैं वो पैरेलल होते हैं, कभी मीट नहीं कर सकते, तो हमारे पास उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। फाइन। तो ये हमारे पास इस केस में वन सॉल्यूशन आ गया, इस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा। और कोलिनियर लाइंस के केस में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कैसे? क्योंकि हमारी कोलिनियर लाइंस कैसी होंगी, एक लाइन अगर सपोज हमारे ग्राफ में ऐसे आएगी तो जो दूसरी वाली लाइन है वो उसको कोइंसाइड करेगी, उसके ऊपर ही रहेगी फर्दर। फाइन। तो इस केस में दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, तो जिस जिस भी पॉइंट से ये लाइंस क्रॉस करेंगी वो सारे ही पॉइंट्स हमारे सोल्यूशन होंगे। फाइन। तो हमारे पास जब ये रेशोज तीनों एक दूसरे के इक्वल आती हैं तो उस केस में हमारी कोलिनियर लाइंस आती हैं। अब ये दो अगर इक्वल हो बट ये सेकेंड और थर्ड इक्वल ना हो तो हमारी पैरेलल लाइंस आती हैं और उस केस में हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर ये तीनों एक दूसरे के
नॉट इक्वल्स टू हो, या सिर्फ अगर हम इन दोनों को ही देखें, अगर ये दोनों ही रेशियोज एक दूसरे के नॉट इक्वल आ गए, हमें थर्ड को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ जाएंगी। गाइस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज 3.2। तो हमारी एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें कुछ सिचुएशन दे रखी है, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उसके हिसाब से हमने अपनी लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उनके ग्राफिकली सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। फाइन, तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in maths quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz. कह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स, टोटल क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स क्विज में पार्ट लिया है, और नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 ज़्यादा है। फाइन, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज, और ये चीज़ हमने ग्राफिकली फाइंड करनी है कि टोटल कितने बॉयज़ और कितनी गर्ल्स थी जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया। फाइन, तो सपोज करेंगे हम सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू x and let the number of girls is equals to y. फाइन, और हमारे पास फर्स्ट केस से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 10। फाइन, तो यहाँ से हमारे पास एक केस आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। फाइन, और हमें नेक्स्ट सिचुएशन दे रखी है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, कि जो गर्ल्स हैं उनका जो बॉयज़ से नंबर है वो 4 ज़्यादा है, जितने भी गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो गर्ल्स हमने सपोज की थी y, तो y की जो वैल्यू है बॉयज़ की वैल्यू से 4 ज़्यादा है। फाइन, तो इस सिचुएशन को अगर मैं रीअरेंज करूँ, y को मैं उधर ले जाऊँ, तो मेरे पास ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, या x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 4, या x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास 2 सिचुएशंस आ गई। फाइन, अब हमने इनके सॉल्यूशंस फाइंड कर लेने हैं कुछ वैल्यूज एज्यूम करके, तो हम बॉक्स बना लेते हैं वैसे ही दोनों के लिए। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 के लिए हो गया, और ये वाला x प्लस x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 के लिए हो गया। तो यहाँ पे वैसे मैं कुछ x की भी वैल्यू सपोज कर सकती हूँ या y की भी वैल्यू सपोज कर सकती हूँ। 3 सॉल्यूशंस हम लोगों ने फाइंड कर लेने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेकर के देख रही हूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू 9 आ जा रही है। अगर मैं x की वैल्यू 0 सपोज कर रही हूँ, तो y की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई, और अगर मैं y की वैल्यू को 0 सपोज कर लेती हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई। ऐसे हम कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं। फाइन, और हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, तो अगर मैंने सपोज किया यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो इस केस में मेरे पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी, और अगर मैंने y की वैल्यू को 0 सपोज किया तो मेरे पास x की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पे y की वैल्यू को जब मैंने 4 सपोज कर x की वैल्यू को 0 सपोज किया तो y की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई, और जब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू को 0 सपोज किया तो x की वैल्यू मेरे पास माइनस का 4 आ गई। फाइन, और अगर मैं x की वैल्यू को 1 सपोज कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। फाइन, तो हमारे पास ये 2 टेबल्स भी आ गए। अब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देख लेना है। तो इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा, स्पेस कम है। हम इसे यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स बना लेते हैं अपने।
फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इस लाइन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 से फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1,9, तो 1 यहाँ पर और 9 इस पॉइंट पे 1,9, दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 0,10, मतलब x 0 रहेगा और y की वैल्यू हमें 10 चाहिए। दिस इज x 0 एंड y 10। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास x 10 और y 0, तो वो हमारे पास इस पॉइंट पे आ गया। अब हम इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। बोर्ड पे प्रॉपर नहीं आता बट ग्राफ पे एकदम एग्जैक्ट लाइंस आपने खींचनी है। अब हम इस लाइन पे इक्वेशन का नाम भी लिख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 को रिप्रेजेंट कर रही है ये। और नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम x माइनस वाई प्लस 4। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0,4, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, फाइन। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास -4,0, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, दिस इज हेयर, फाइन। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास 1,5, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है, तो वो पॉइंट हमारा ये वाला। इन्हें भी ज्वाइन कर देंगे, फाइन। तो ये लाइंस हमारी इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट 3,7 पे। तो मतलब हमारे पास जो हमने x यहाँ पर सपोज किया था नंबर ऑफ बॉयज़, हमारे पास ये पॉइंट अगर हम देखें तो ये x, y पॉइंट आएगा ना, और हमने x के सपोज किया था नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए, तो हमारे पास बॉयज़ की वैल्यू आ गई, बॉयज़ इज इक्वल्स टू x और x की वैल्यू हमारे पास 3। फर्स्ट पॉइंट हमेशा x को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड पॉइंट हमेशा y को रिप्रेजेंट करता है। और गर्ल्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, गर्ल्स हमने y सपोज करा था, तो गर्ल्स की वैल्यू हमारे पास y थी और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। और इक्वेशन में हमें क्वेश्चन में एक सिचुएशन दे रखी थी कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो क्या हमारी वो सिचुएशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, हम वो भी देख लेते हैं। गर्ल्स हमारे पास यहाँ पे 7 है और बॉयज़ 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, मतलब ये 7 3 से 4 ज़्यादा है, तो येस वो सिचुएशन हमारी सेटिस्फाई होगी, सो ये हमारा आंसर है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की कॉस्ट है ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, और 7 पेंसिल्स और 5 पेन की कॉस्ट है ₹46। हमने 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट निकाल के देखनी है, तो अब इसके लिए भी हम वैसे सपोज कर लेंगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹X and let the cost of 1 pencil is equals to ₹Y, फाइन। तो हमने पेन की कॉस्ट हम सपोज कर रहे हैं x और पेंसिल की हम सपोज कर रहे हैं y। तो इक्वेशन को अगर हम देख रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन से हमें बोल रखा है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की कुल मिलाकर के कॉस्ट ₹50 की है, तो हमने पेंसिल्स को y सपोज किया है और पेन्स को हमने x सपोज किए, ठीक है। तो पेन्स के लिए x के लिए इन्होंने क्या बोला है 7 पेन्स मतलब 7x, आप पेंसिल्स को भी x ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। 7x प्लस 5y टुगेदर कॉस्ट ₹50, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, मतलब 5 पेन्स हम पेन्स को पहले लिख रहे हैं x की वैल्यू को, तो यहाँ पे 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 46, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। हमने इसके सोल्यूशंस फाइंड करने हैं, मतलब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर भी, फाइन। तो हम यहाँ पर वैसी बॉक्स बना लेते हैं अपना, x और y इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 50, फाइन। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले तो y को अगर हम x को 0 सपोज करके देखते हैं, फाइन, तो ये वैल्यू पूरी हमारे पास 0 हो जाएगी। हमने फ्रेंड्स वैल्यूज इस तरह से x और y की चूज़ करनी होती है ताकि हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्ट आए, दूसरी वैल्यू के लिए एग्जैक्ट आंसर आए। सपोज अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 सपोज करूँ तो ये 50/7 हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा हमारा।
हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है हर केस में, तो हमने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि हमारा आंसर हमेशा एग्जैक्ट रहे। फाइन, तो अगर मैं यहाँ पे x को 0 सपोज कर रही हूँ तो मेरे पास y 10 आ जाएगा, बिकॉज ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी, और y 50/5 इज इक्वल्स टू 10, तो ये हमारे पास 10 आ गया। फाइन, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर y को 3 पुट कर दूँ, फाइन, तो ये 15 हो जाएगा, और 50 यहाँ पे प्लस का है, 15 वहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो 50 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 35, और 35 7 से कैंसिल आउट हो सकता है। कैसे? इस केस में मैं y को 3 पुट करके देख रही हूँ, तो y को मैं 3 पुट करके 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 50, 7x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 50, 7x इज इक्वल्स टू 35, और x इज इक्वल्स टू 35/7 इज 5, 5 7 35। तो इस केस में मेरे पास x की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। सपोज यहाँ पर हम x की वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं, 14 पुट करके x की वैल्यू को 2 पुट करके देख लेते हैं। फाइन, तो x को हम 2 पुट कर रहे हैं, तो ये 14 हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 50, 5y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 14 कितना हो जाएगा 36, y इज इक्वल्स टू 36/5, तो 5 7 35, और 1 रिमाइंडर बचेगा 0.5, 2 10। 7.2 प्लॉट करना डिफिकल्ट नहीं होता, ग्राफ में हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास इस तरह से 10 डिविजन्स आती हैं। फाइन, इस तरह से हमारे पास 10 डिविजन्स आती हैं। तो अगर हम सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे पास नंबर है 7 और यहाँ पर है 8, तो 7.1 और 7.2 इजीली हम प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पर। फाइन, तो ये वैल्यू हमारे पास 7.2 आ गई। और हम दूसरी इस इक्वेशन के लिए भी हम वैल्यूज ऐसे फाइंड कर लेते हैं। हम सिर्फ वैल्यूज फाइंड करेंगे, ग्राफ में आप खुद प्लॉट करके देखना। x और y, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 46। फाइन, तो हम यहाँ पर कुछ वैल्यू सपोज करके देखते हैं। हम यहाँ पर x की वैल्यू सपोज करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे y की कुछ वैल्यू सपोज करके देख लेते हैं, या x को अगर हम पहले 0 लेकर के देखें तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। अगर हम y को 0 सपोज करके देख लेते हैं तो 5x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 46, x इज इक्वल्स टू 46/5, 5 9 45, 1 रिमाइंडर, 5 2 10, 9.2 प्लॉट करना डिफिकल्ट नहीं होता ग्राफ में। फाइन, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर y की वैल्यू इसी सपोज करते हैं, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू सपोज करेंगे तो जो भी हम नंबर से 7 को डिवाइड करेंगे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस आएंगी, टर्मिनेटिंग नहीं होंगी। जो टर्मिनेटिंग होती है उन्हें ग्राफ में प्लॉट करना इजी होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग को हम प्रॉपरली नहीं कर सकते। फाइन, तो हम अब यहाँ पर y की वैल्यू को सपोज 2 हम पुट करके देख लेते हैं। 5x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 46, 5x इज इक्वल्स टू 32, x इज इक्वल्स टू 6.4, 5 6 30, 5 4 20, ये 6.4। और ये 6.4 कब आया? जब हमने y को 2 पुट करा तो हमारे पास 6.4 आ गई वैल्यू। और अगर मैं यहाँ पर सपोज y को 3 पुट करके देख रही हूँ तो 5x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 46, तो 46 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 5x, x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 21 इज 25/5, 5 5 से 25, तो ये वैल्यू हमारी 5 आ गई। आप इसे ग्राफ में प्लॉट करके देख सकते हैं। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। फ्रेंड्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड वेदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमने फाइंड करना है कि हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। फाइन, तो जैसे कि हमें पता है अगर हमारी ये रेशो तीनों की नॉट इक्वल्स टू हो, दिस इज b1/b2,
एंड दिस इज C1/C2 इफ दीज आर नॉट इक्वल्स टू ईच अदर। तो इस केस में हमारे पास किस टाइप की लाइंस आती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हो, फाइन, तो इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 हो, इस केस में हमारी पैरेलल लाइंस आती हैं, फाइन। और हमारी अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 हो, तो इस केस में हमारी को लीनियर या को इंसिडेंट लाइंस आती हैं, फाइन गाइस। तो हम अब अपने इसी बेस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास A1 की वैल्यू है 5 और A2 की वैल्यू है हमारे पास 7, 5/7 रेशो बन गई है हमारे पास। अब देखते हैं B1 कितना है हमारे पास, -4 और B2 हमारे पास है 6, फाइन। और हमारे पास C1 है 8 और C2 है हमारे पास -9। तो अगर हम इन रेशोज को कंपेयर करें तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज दिस इज 5/7, दिस इज -4/6। अगर हम इसको रिड्यूस करके देखें तो ये -2/3 आ जाएगा, ये ये 5/7 है, वो -2/3 और दिस इज 8/9, -8/9, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, फाइन, ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर के पास चला जाता है हमेशा माइनस, फाइन। तो ये दीज आर नॉट इक्वल्स टू ईच अदर। तो इस केस में हमारे पास कैसी लाइंस बन रही हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, फाइन। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। A1 की वैल्यू है हमारे पास 9, फर्स्ट पार्ट यहीं तक था। सेकंड पार्ट देखते हैं, और A2 की वैल्यू है 18, B1 की वैल्यू है हमारे पास 6, 3 और B2 की वैल्यू है हमारे पास 6, C1 की वैल्यू है हमारे पास 12 और C2 की वैल्यू है हमारे पास 24। अब हमने क्या करना है, जो भी रेशोज कट रही है, जिनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कट रहे हैं, हमने काट देने हैं। ये 1/2 हो जाएगा 9/18, 3/6 अगेन 1/2 एंड दिस अगेन 1/2। नाउ दीज आर इक्वल्स टू ईच अदर। In this case we are having coincident lines. Here I is representing intersecting lines, here C is representing coincident lines, fine. अब हम ये थर्ड पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास इस केस में A1 की वैल्यू है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। थर्ड पार्ट यहाँ देख लेते हैं हम अपना। A1 की वैल्यू है 6 और A2 की वैल्यू है 2, फाइन। B1 की वैल्यू है -3 और B2 की वैल्यू है -1, फाइन। C1 की वैल्यू है हमारे पास 10 और C2 की वैल्यू है हमारे पास 9। अगर यहाँ पर भी हम रिड्यूस करें तो ये 3 हो जाएगा, बिकॉज 2 - 6 इज 3, 2 3 इज 6। अब अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास माइनस के साइन हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं दोनों साइन एक दूसरे से, फाइन। तो हमारे पास इस केस में 3 आ गया और ये 10/9 ही रहा। तो A1/A2 और B1/B2 की रेशो तो एक दूसरे के इक्वल है, बट दिस इज फर्दर नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में हमारे पास कैसी लाइन्स आएंगी? पैरेलल लाइन्स, फाइन। ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है? ऑन कंपेयरिंग A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find whether the linear equations are consistent or inconsistent। हमने वैसे ही अपनी रेशोज को कंपेयर करके बताना है कि क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब फ्रेंड्स हम पहले तो देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट हमारी लाइंस कब आती है। कंसिस्टेंट मतलब जब एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन पे डिपेंड करता है, एक लाइन दूसरे लाइन पे डिपेंड करती है, फाइन। तो कंसिस्टेंट हमारी आती है लाइंस जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हो और हमारे पास अगर कोलिनियर लाइंस हो, फाइन, या जिसे कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, वन एंड द सेम थिंग। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमारे पास कब आता है? जब हमारे पास पैरेलल लाइंस हो। मीन्स अगर हमने
हमें हमारा मेन पर्पस लीनियर इक्वेशंस इस चैप्टर में क्या है, सॉल्यूशंस फाइंड करना। तो जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं तो दूसरी लाइन आ रही है, तो मतलब अगर हमें फर्स्ट लाइन का सोल्यूशन फाइंड करना है तो वो दूसरी लाइन पे डिपेंड करेगा ना कि दूसरी लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, और फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट, वो पर्टिकुलर पॉइंट ही हमारा आंसर होता है। फाइंड द इंटरसेक्टिंग केस पे इस तरह से हो गया। अब लीनियर, अगर मैं सिंगल लाइन से सोल्यूशंस निकालना चाहूँ तो मेरे सोल्यूशंस नहीं आएंगे, हम बता ही नहीं सकते कि हमारा एग्जैक्ट क्या सोल्यूशन है। और अगर इस पर कोई दूसरी लाइन कोइंसाइड कर रही है तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आते हैं, फाइन। बट अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें तो पैरेलल लाइंस हमारी कुछ इस तरह से होती है जो कि कभी मीट ही नहीं करती, तो इस केस में हमारा कोई सोल्यूशन ही नहीं आता। तो इस टाइप की लाइंस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस, फाइन। तो ये आपने कंसेप्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसी के बेस पे हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड हम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं बिकॉज दे आर इजी वन और आप उन्हें खुद ट्राई कर सकते हो, फाइन। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर a1 की वैल्यू है मेरे पास 3/2 डिवाइड बाय a2 की वैल्यू है हमारे पास 9, फाइन। और b1 की वैल्यू है हमारे पास 5/3 और b2 की वैल्यू है हमारे पास -10, फाइन। और c1 की वैल्यू है हमारे पास 7 और c2 की वैल्यू है हमारे पास 14। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। अब ये 3/2 एक नंबर है हमारे पास a1 डिवाइड बाय 9। अब हमने ऐसे छोटी क्लासेस में भी कर रखा होता है कि कोई फ्रैक्शन को ऐसे डिवाइड बाय इस तरह से, अगर मैं इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, फाइन। तो डिवीजन में क्या होता है, ये जो डिवाइड के अगले वाला नंबर होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब अगर जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है, तो इसको 3/2 इंटू 1/9 लिख सकते हैं ना ऐसे, फाइन। तो ये कैंसिल आउट हो जा करके 1/6 बन जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये हमारे पास 1/6 आ गया। तो इन सिचुएशंस में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ये जो 9 होता है अगर कोई फ्रैक्शन इस तरह से 3 में आए 1 2 3, तो ये जो थर्ड वाला होता है हम इसको सेकंड के साथ ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9, आपको इसे डिवाइड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3/2 इंटू 9, फाइन। तो ये भी डायरेक्ट हमारा 1/6 आ गया, और प्रॉपर जब हमने सॉल्व किया था तो यहाँ से भी हमारा 1/6 आ रहा था, फाइन गाइस। तो हम इसको देखते हैं। तो ये हमारा हो गया 3/2 इंटू 9 और ये 5/3। अब ये माइनस का साइन डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्ट इसे न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं, इंटू 10 और ये 7/14, फाइन। तो ये जो नंबर्स हमारे कट रहे हैं हम उन्हें डायरेक्ट काट देंगे, 1/6 माइनस का 1/6 और ये 1/2, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, कैंसिल हो जाएगा ये भी, फाइन। तो इस केस में क्या ये इसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू दिस, क्या ये इसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू दिस। तो इस केस में हमारी लाइंस कैसी होंगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी जो कि हमारी हैं कंसिस्टेंट, फाइन। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन के हिसाब से एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ये हमारा थर्ड पार्ट है, फाइन। अब हम इस सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट में a1 की वैल्यू है हमारे पास 5 और a2 की वैल्यू है हमारे पास -10। यहाँ पर -3/6 और c1 की वैल्यू है हमारे पास 11 और c2 की वैल्यू है हमारे पास 22। अगर ये वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर होती तो वो माइनस का 11 और ये प्लस का 22 हो जाता, तो हमारे पास उस केस में फ्रैक्शन आनी थी -11/22 और यहाँ पर है 11/-22। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा अगर c इकट्ठा यहीं पर ही हो या इकट्ठा इस साइड हो, फाइन। क्योंकि अगर हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करें तो ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, जो कि अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर लेकर के आएँ तो वैल्यू -11/22 डायरेक्ट बन जाएगी, और इस केस में हमें नेक्स्ट स्टेप में करनी पड़ेगी, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 11 फिर माइनस का 1/2, फाइन। तो इस केस में सारी लाइंस एक दूसरे के इक्वल आ गई, फाइन। तो इस केस में हमारे सॉल्यूशंस फिर कैसे बन गए, अब इक्वल हमारी किस केस में होती है, कोलिनियर में या कोइंसिडेंट भी बोलते हैं जिसे।
तो हमारे पास सोल्यूशंस आ गए कंसिस्टेंट सोल्यूशंस। फाइन, ये था हमारा पार्ट नंबर 4 CBSE की बुक से। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 मार्क के MCQs में पूछे जाते हैं। और हमने जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो 2 मार्क्स का आता है आपका, और जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था वो भी 1 मार्क का आपका MCQs की फॉर्म में पूछा जाता है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। NCERT बुक के हिसाब से ये 5th पार्ट है। A1 की वैल्यू आ गई 4/3 और A2 की वैल्यू है 2। तो मैंने आपको बताया था 2 को आप डायरेक्ट इसके साथ लगा सकते हो। फाइन, या ऐसे होता है ना 4/3 अपॉन का 2, तो बताया था जो फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड नंबर आता है वो डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। B1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है 3। फाइन, और C1 की वैल्यू है हमारे पास 8 और C2 की वैल्यू है हमारे पास 12। फाइन, तो 4 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये 2/3 आ गया। और 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, अगेन 2/3 आ गया। इक्वल आ गई सारी लाइंस, तो हमारे पास अगेन कंसिस्टेंट सोल्यूशन आ गया। फाइन, और बाकी के क्वेश्चन गाइस, जो हमारी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है उसमें हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करते हैं, जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। और अगर आपके अगर सोल्यूशंस कंसिस्टेंट आ रहे हैं तो आपने उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। तो वो क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे, बहुत ईजी है। हम अपने 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। फाइंड द डायमेंशंस। हमने गार्डन की डायमेंशंस फाइंड करनी है, जहाँ पर जो उसकी लेंथ है, गार्डन की जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। फाइन, तो अगर मैं सपोज कर लूँ लेट द विड्थ ऑफ गार्डन, इसको अगर मैं x से सपोज कर लूँ, फाइन, तो मेरे पास यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी, देयरफॉर लेंथ ऑफ गार्डन यहाँ से मेरे पास आ गई x + 4, बिकॉज जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो ये x मीटर्स है हमारे पास और ये x + 4 मीटर्स है हमारे पास। फाइन, और हमें एक कंडीशन दे रखी है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब जो भी रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला 2 × L + B। ये हमारे पास B है तो ये हमारे पास L है। हमारे पास पेरीमीटर का ये फॉर्मूला होता है। और हमें बोल रखा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब जो भी हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर का हाफ इज़ 36। मतलब अगर हम इस पेरीमीटर के हाफ को कर दें तो उसकी ही वैल्यू हमारे पास 36 आ जाएगी। और हमें अपने गार्डन की डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो हाफ ऑफ perimeter of garden is 2 × L + B. L we are having x + 4 and B is equals to x, and this value is given to be 36. Fine. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बिकॉज हाफ द पेरीमीटर बोला है और पेरीमीटर के फॉर्मूले के साथ हमारे पास 2 भी आता है। तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई 2x + 4 is equals to 36. 2x is equals to 36 minus 4 is equals to 32. Fine. x is equals to 32/2 is equals to 16. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 16 और ये 16 है हमारे पास ब्रेड्थ या जिसको हम विड्थ भी बोलते हैं। फाइन। और हमारे पास लेंथ है x + 4, हमें लेंथ चाहिए थी जो कि हमारे पास आ जाएगी 20। फाइन। तो ये हमारे पास आ गई लेंथ। ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है। राइट
another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pairs so formed is intersecting, parallel and coincident. हमें कोई ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है और हमने इसी इक्वेशन के लिए कोई कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ इक्वेशंस अपने आप बनानी है ताकि हमारी लाइंस एक केस पे इंटरसेक्टिंग बन जाए, दूसरे केस में हमारे पास पैरेलल बन जाए और थर्ड केस में हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस बन जाए। हम कोई भी लीनियर इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं, इनफाइनाइट मेनी आंसर्स आएंगे। फाइन, तो अगर हमने कोई इंटरसेक्टिंग लाइन जनरेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन थी a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब इस तरह से अगर मैं कोई भी रैंडम इक्वेशन बना लूँ 4x प्लस 9y माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0, और अगर मैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 कंपेयर करके देखूं, इस इक्वेशन के सारे कांस्टेंट टर्म्स a1 b1 और c1 रहेंगे और इसके a2 b2 और c2 रहेंगे। तो 2/4 अगर मैं 3/9 और -8/-19 इन्हें कंपेयर करूं तो ये 1/2 आ गया, ये 1/3, ये 8/19, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन आ गई। हमने सिर्फ एक इक्वेशन बनानी थी, रैंडम हम कोई भी बना सकते हैं। फाइन, अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 विच इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। फाइन, ये वाली हमारे पास कंडीशन थी पैरेलल लाइंस के लिए। तो हमें कोई ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें a1/a2 और b1/b2 की रेशो तो सेम रहे बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर 2 है, अगर मैं 4x लिख दूँ अगेन और ये 3 है, 3/6 इज 1/2, ये भी 1/2 बन जाएगा यहाँ से। फाइन, तो 4x प्लस 6y हमें ये c1/c2 के इक्वल नहीं बनाना। तो इस केस में अगर मैं माइनस का 20 लिख दूँ, रैंडम कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, मेरे ब्रेन में इस टाइम 20 आया तो मैंने वो लिख दिया। तो अगर मैं अपनी वैल्यूज़ को प्रॉपर कंपेयर करके देखती हूँ तो a1 इज इक्वल्स टू 2, a2 इज 4, b1 इज इक्वल्स टू 3, b2 इज इक्वल्स टू 6, c1 इज इक्वल्स टू -8 और c2 इज इक्वल्स टू -20। इसे सॉल्व करके देख लेते हैं और 8/20 विल बी 2/5। अब these are equals to each other but this is not equals to the third one। फाइन, तो ये हमारे पास आ गई पैरेलल लाइंस। अब हम कोइंसिडेंट लाइंस के लिए देख लेते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए बहुत इजी होता है इक्वेशन हमें जनरेट करना। इसके लिए हमें इक्वेशन हमारे पास कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। फाइन, तो जो हमें इक्वेशन दे रखी है हम इसको प्रॉपर पूरा किसी भी नंबर से पूरा मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं। 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। फाइन, तो नहीं इस टाइप से नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 2 है, हमें सारी रेशोज़ को एक दूसरे के इक्वल करना है। तो सपोज ये 2x है, ये 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। हमें सबके रेशोज़ इक्वल करनी है। सपोज मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास रेशो आए कुछ 1/2 की फॉर्म में आ जाए, तो मेरे पास इस केस में भी इक्वेशन अगर मैं ले लूँ 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में अगर मैं कोफिशिएंट्स को, इनकी रेशो को देखूं तो मेरे पास a1 की वैल्यू होगी 2, a2 की वैल्यू होगी 4, b1 की वैल्यू होगी 3, b2 की वैल्यू होगी 6, c1 की वैल्यू होगी -8 और c2 की वैल्यू होगी -16। फाइन, तो अगर मैं इनको कैंसिल आउट करके देखूं तो ये 1/2 आ जाएगा। फाइन, ये भी 1/2 आ जाएगा और ये भी 1/2 आ जाएगा। फाइन, these are equals to each other। तो इस केस में हमारे पास आ गई ये कंसिस्टेंट वाली लाइंस। तो हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन हमारी ये जनरेट हो गई। फाइन, तो ये 3 इक्वेशंस हमारे आंसर हैं।
गाइस हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हमें प्रीवियस क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन थी जिसमें हमें डिफरेंट इक्वेशंस फॉर्म करनी थी फॉर पैरेलल इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन के लिए। तो गाइस कोइंसिडेंट लाइन के लिए हम डायरेक्ट इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस केस में। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ तो मेरे पास लाइन है इक्वेशन आ जाएगी 6x + 9y - 24 = 0। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर से आप इन्हें अगर मल्टीप्लाई करके देखते हो, फाइन, आपने कोइंसिडेंट लाइंस जनरेट करवानी है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास रेशो इक्वल आ रही है कि नहीं। तो इस केस में रेशो हमारे पास 1/3 1/3 1/3 आ गई। इस तरह से अगर आप 5 से भी मल्टीप्लाई करके देखते हो तो 2 5 10 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा और हमारा 8 5 40 हो जाएगा। और रेशोज अगर लो आप तो 2/5 this is 2/10 which is further equals to 1/5 and this is 3/15 which is further equals to 1/5 and this is 8/40 which is further equals to 1/5। यहाँ पे 2 नेगेटिव के साइन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके कोई ऐसी दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं इन द केस ऑफ कोलिनियर लाइंस। फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखी है दो इक्वेशंस और हमने इनकी लाइन ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करनी है और ग्राफिकली हमने फाइंड करने हैं इनके वर्टिसेस ट्राइंगल के। फाइन, तो हमारे पास लाइंस है x - y + 1 और 3x + 2y - 12। तो इसके लिए वैसे अपने बॉक्सेस बनाकर देख लेते हैं। सबसे पहले x - y + 1 = 0 के लिए, फाइन, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू मेरे पास -1 आ जाएगी। फाइन, अब x और y में से किसी की भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। सपोज हमने y की वैल्यू पुट कर दी 1, फाइन, नहीं, y की वैल्यू 1 तो आ चुकी है। अब हमने y की वैल्यू पुट कर दी सपोज 2, फाइन, तो x - 2 + 1 = 0। उस केस में हमारे पास आ जाएगा x = 1। फाइन, तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट 1। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए भी सोल्यूशंस फाइंड करके देखते हैं। 3x + 2y - 12 = 0। फाइन, हमने अगर x की वैल्यू 0 पुट करी यहाँ पर, तो अगर ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 2y = 12, y = 12/2 = 6। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। फाइन, अब हमने अगर 2 की वैल्यू, अगर हमने यहाँ पर सपोज y की वैल्यू पुट करके देख रहे हैं हम 3, फाइन, तो 3x + 6 - 12 = 0। 3x = 6 because 6 - 12 is -6 and -6 उधर जा करके +6 हो जाएगा। तो x = 2। तो हमारे पास इस केस में x आ गया 2। फाइन, और अगर एक बारी हम y को 0 पुट करके देख लेते हैं, y को हमने 0 पुट कर लिया तो हमारे पास 3x - 12 = 0 आ गया, x = 4। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स दूसरी इक्वेशन के लिए भी आ गए। अब इन्हें हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इस इक्वेशन के लिए 0,1, मतलब x 0 और y 1, वो पॉइंट हमारा ये रहा। सेकेंड पॉइंट है x - 1 एंड y 0, तो -1 हमारा यहाँ पर आएगा, x - 1 और y 0, ये रहा पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास 1,2, मतलब x 1 और y 2, तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट। अब हम इन लाइन्स को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, फाइन, और हम इस लाइन के ऊपर इस लाइन का नाम भी लिख देंगे कि ये लाइन कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो x - y + 1 = 0। फाइन, ये लाइन हमारी ये वाली आ गई। अब इस इक्वेशन के लिए लाइन हम फॉर्म करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0,6, मीन्स x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6। दिस पॉइंट इज हेयर।
सेकेंड पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3. x is 2, y is 3. दिस पॉइंट इज हेयर. और थर्ड पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0. तो दिस पॉइंट इज हेयर. इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे हम और ये हमारे पास कुछ ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. फाइन. तो हमने इस ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेने हैं. अब इस केस में हमारे पास x2 आ रहा है और y3 आ रहा है. ग्राफ में एकदम प्रॉपर आ गई आपके पास x2 और y3. और सेकंड कोऑर्डिनेट इसका ये आ जाएगा ट्राइंगल का. फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये रहा. सेकंड कोऑर्डिनेट आपका 4,0 x4 y की वैल्यू 0. और थर्ड कोऑर्डिनेट है हमारे पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0. फाइन. तो यह हमारा प्रॉपर एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया. और लास्ट में हमें इन्होंने बोला है कि शेड द ट्राइंगल. जो ट्राइंगल बन रहा है हमने उसको शेड करना है. तो हम इस ट्राइंगल को शेड कर लेंगे ऐसे. ये हमारा ट्राइंगल को नाम दे देना ABC. ट्राइंगल जनरेट हो गया. सो गाइज बस ये एक्सरसाइज हमारी यहीं तक. एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर आवर मोटिवेशनल कोट विद यू. गाइज आज का हमारा कोट है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आप सभी ने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. बट गाइज हमारा ये मानना है कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो परफेक्ट भी होनी चाहिए. ये नहीं कि आप कुछ भी प्रैक्टिस करी जा रहे हो और अगर आप कुछ गलत भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको कभी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. अगर आप मैथ्स भी कर रहे हो तो आपको हर क्वेश्चन एक्यूरेट होना चाहिए. आपका एक्यूरेसी लेवल हर चीज़ के लिए होना चाहिए. उस चीज़ में परफेक्शन तभी आएगी. सो हमारा कहना है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. और गाइस हम अपनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी शेयर कर लेते हैं जिन क्वेश्चंस में हमने स्किप कर दी थी. तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है हम स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो 2 मार्क्स का पूछा जाता है. सेकंड क्वेश्चन हमारा 1 मार्क का पूछा जाता है और MCQs की फॉर्म में. और थर्ड क्वेश्चन हमारा 1 मार्क का पूछा जाता है. फोर्थ क्वेश्चन हमारा 2 to 3 मार्क्स का पूछा जाता है. बिकॉज इस केस में हमने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट और साथ में ग्राफ भी बनाना है. फाइन. तो और जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा वो सिर्फ 2 मार्क्स का आता है. सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा आता है 3 मार्क्स का अगर ये तीनों के तीनों पार्ट्स आए. और 7 क्वेश्चन आता है हमारा 3 मार्क्स का. फाइन. सो गाइज आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियोस को आगे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और गाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है. आप वहाँ से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. और आगे का पार्ट हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.